क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। मैं सलील एक बार फिर आपको YouTube के माध्यम से 2026 बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा को देखते हुए आपके सामने मैथ के मैं उन क्वेश्चन को करवा रहा हूं जो डायरेक्ट टू द पॉइंट जो है एग्जाम्स में इस प्रकार के सवाल आने वाले हैं। तो मैं मेरे प्यारे बच्चों आज वास्तविक संख्याएं जिसमें डे 1 हमने करवा दिया था, पूरे वास्तविक संख्या के एक परिवार को क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करके मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। आज डे 2 में भी वास्तविक संख्याएं हैं और इसमें अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या के बारे में आज हम फिर चर्चा करेंगे। इसके पहले डे 1 में भी हमने अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा किया था, यौगिक के बारे में चर्चा यदि किए होंगे तो भी ठीक है, नहीं किए होंगे तो आज मैं यौगिक संख्या यहाँ पे उसके बारे में भी मैं कुछ बताने का आपको प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों 2026 एग्जाम्स को देखते हुए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि कम से कम आधा घंटा का जो भी सेशन हो, अगर आप चाहते हैं कि स्कोर 100 में 100 बन जाए तो आप जो है ना पूरे भरोसे के साथ आप इन चीजों को प्रत्येक दिन आप देखते रहें, कंसेप्ट को समझने का काम करें। कंसेप्ट जब आपका क्लियर रहेगा तो आप मैथ को बिल्कुल फोड़ कर ही आओगे। तो इस प्रकार से मेरी बातों को एक सुझाव के रूप में मैं आप सामने रख रहा हूं। आपको बेहतर से बेहतर स्कोरिंग करना है तो ये सेशन को आप शुरू से अंत तक देखें, जिससे कि आपका स्कोर जो है एक बेहतर प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों यारों में भी इन चीजों को देखने के लिए कहें, जिससे कि उनका भी मार्क्स जो है एग्जाम्स में अच्छे आने वाले हैं। जो छात्र कमजोर हैं या कोई छात्र थोड़ा पढ़ने में अच्छे हैं या कोई और अच्छे हैं, उन सभी के लिए ये सेशन जो है बेहतर रहने वाला है। तो कलम कॉपी अवश्य निकाल के बैठें, जिससे कि नोट्स एक तैयार प्रॉपर तरीके से होते रहे और रिवीजन करते रहें आप समय समय पर, है ना, अपने स्कोरिंग को बढ़ाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या में किस प्रकार के सवाल आज आपके सामने मैं रखने वाला हूं, जरा अनुमान लगाएं, गेस करें कि यहां से एक सवाल आपको 2 अंक स्तरीय देखने को मिलेगा। 4-5 क्वेश्चन करेंगे लेकिन आपको एक क्वेश्चन जो 2 अंक का है यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ का नाम सुने होंगे, एलसीएम का नाम सुने होंगे। आज इसी प्रकार का सवाल जो है इसके अंतर्गत जो है मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो चलो आप लोग रेडी हो, बोलो यस या नो। रेडी है? अगर रेडी है तो हम भी आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और आपको भी मैं आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे खड़ा हूं। तो आइए देखते हैं वास्तविक संख्या। लेकिन जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। सब्सक्राइब करने में कोई टाइम टेबल नहीं लगता है, विदिन सेकंड आपका सब्सक्राइब हो जाता है। और यह करने से यह बेनिफिट है कि आपको जो भी वीडियो अपलोड यूट्यूब पर होगा वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको प्राप्त हो जाएगा इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने आपको बताने का प्रयास किया, अब बाकी आपकी मर्जी है सब्सक्राइब करना और ना करना, क्योंकि कंटेंट जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये पूरे यूट्यूब पर ये वह कंटेंट मैं दे रहा हूँ जो टू द पॉइंट एग्जाम्स में ही आएगा सवाल। यह अपने आप में श्योर होकर मैं आपको यह बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो आइए वास्तविक संख्याएं जो डे 2 के अंतर्गत आपको अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या के बारे में पहले हम लोग जानने का प्रयास करें। इससे पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल क्यूट आपके सामने मैं रखने वाला हूं। शिक्षा की जड़ें यानी एजुकेशन की जड़ें कड़वी होती है। एजुकेशन की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। एजुकेशन की जड़ें कड़वी होती है लेकिन इसका फल जो है बहुत मीठा होता है। जब आप पढ़ते होंगे या कहीं भी पढ़ाई किए होंगे तो पढ़ते समय देखता होगा कभी नींद आ जाता है, कभी एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करने लगते हैं। तो वास्तविकता यही कि आपका मन जो है उस टाइम जो है पढ़ाई पर नहीं लगता। बस यही बात है कि एजुकेशन की जो जड़ें हैं वो कड़वी होती है, लेकिन इसका जब जो पढ़ लेता है उस टाइम, ध्यान देता है उस टाइम, टीचर की बात को वो समझता है, तो समझ जाओ कि उसके लिए लाइफ जो है कितना एक बेहतर लाइफ होने वाला है। लेकिन उसके लिए जो फल की जो प्राप्ति होगा वो बहुत मीठा प्राप्ति होगा, जो लाइफ को एक बेहतर जिंदगी प्रदान करेगा अपने टाइम आने वाले जो टाइम है। तो मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या यानी रूट संख्या जिसको कहते हैं प्राइम नंबर्स, कोई धनात्मक पूर्णांक जो एक या स्वयं से विभाज्य हो, कोई धनात्मक पूर्णांक जो एक या स्वयं से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी उसे प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे मान लो कि 2 लिए
या दूसरे शब्दों में इसको क्या कह सकते हैं, जिसका केवल 2 फैक्टर निकले, जिसका केवल 2 फैक्टर निकले, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, आपका 17 हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसी संख्या लेना है जिसका केवल 2 फैक्टर निकले, एक वह फैक्टर निकले जो 1 रहे, 1 तो ऑलरेडी सभी में मौजूद होते हैं, और एक वो स्वयं में रहे, अपने आप में रहे। यही जो है आभास संख्या को बताता है। जैसे सपोज मान लो कि 2, अब 2 जो है फैक्टर 1 तो 1 से तो लगना ही लगना है, और वे स्वयं 2 से ही लगेगा, इसी को बोलते हैं आभास संख्या। जैसे मैं ले लेता हूँ 3, 1 से तो लगेगा ही लगेगा, वे स्वयं 3 से ही रहेगा, इसलिए इसको कहते हैं आभास संख्या। जैसे मैं ले लेता हूँ 5, 1 से तो लगेगा ही लगेगा, स्वयं 5 से लगेगा, इसलिए इसको आभास संख्या कहते हैं। अगर मैं ले लेता हूँ 6, 1 से लगेगा, ये 2 से भी लगेगा, ये 3 से भी लगेगा, और ये स्वयं से भी लगेगा, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यह आभास संख्या है, तो आपका जवाब रहेगा आभास संख्या नहीं है, क्योंकि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर बन गया, एक 2 भी आ गया और एक 3 भी आ गया, इसलिए इस प्रकार की संख्या जो है आभास संख्या नहीं होती है। यह मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये आपका जितने भी है ये सारे के सारे जो है क्या है, आभास संख्या है, यानी प्राइम नंबर से है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मैं दोबारा फिर समझा रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले की क्लास में जो मैंने आपको वास्तविक संख्या का पूरा जो परिवार था, फैमिली था, उसके बारे में पूरा डिफाइन करके मैंने आपके सामने बात रखा था, फिर मैं यहाँ पे देख लिया। लेकिन इसमें एक सवाल छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसमें कौन ऐसी संख्या है जो सम भी है और वह आभास भी है, तो आप कह सकते हैं 2। तो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और आभास संख्या भी है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसको कभी भूलना नहीं है, याद रखना है। आइए आगे के हम पॉइंट की ओर आते हैं। यौगिक संख्या, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ये क्या होता है? किसी धनात्मक पूर्णांक का जो अभाज्य नहीं है, यानी ये जो है यह नहीं है, यौगिक संख्या कहलाता है। जैसे सपोज मान लो जो अभाज्य नहीं है वो यौगिक है। जैसे ले लो 4, यहाँ देखो 4 नहीं है, ये ले लो 6, यहाँ देखो 6 नहीं है, 8 ले लो, यहाँ नहीं है। तो जो अभाज्य नहीं है वो सारे के सारे क्या होंगे, यौगिक होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे। इन चीजों का ख्याल रखना है, इन चीजों को दिमाग में सेट कर लेना है। तो इन पर सवाल बनेंगे तो हम दिखाएंगे, अदरवाइज आपको कंसेप्ट को दिमाग में छापे रहना है। अब आइए सवालों की ओर बढ़ते हैं। कैसा सवाल रहेगा, आप अनुमान लगाएं कि सवाल कैसा रहेगा, और किस प्रकार का सवाल जो एग्जाम से पूछे जाते हैं आप अनुमान लगाएं, और जल्दी जल्दी आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना जवाब है ना दे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं यहाँ पे इसको हटा देते हैं, अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करता है इस पे देखते हैं। मैं प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित ये मसा और दशा निकाल, और इसी अभाज्य गुणनखंड विधि को एक नाम और जानते हैं, एक नाम से और जानते हैं अंकगणित के मूलभूत प्रमेय। इसी को बोलते हैं अंकगणित के मूलभूत प्रमेय बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि को। कहीं पे कहीं अंकगणित के मूलभूत प्रमेय दे रहेगा तो कोई कंफ्यूजन उसमें नहीं आनी चाहिए, कोई डाउट उसमें नहीं आनी चाहिए। तो मैं आपके सामने आज सवाल मैंने बोला कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित के मसा और दशा निकालें। यह आपके सामने सवाल है ना? क्या है सवाल? अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा निकालें, यह सवाल आपके सामने है। तो सवाल नंबर अगर देखा जाए, सवाल नंबर 1 लेते हैं तो 26 और 91, 26, 26 और 91 का हमको मसा निकालना है और दशा निकालना है। याद करो, आपको पहले से भी आता होगा कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकाला जाता है, और यदि नहीं आता है तो आज मैं बिल्कुल आपको एकदम सिखा दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं 26 का निकालेंगे। 26 का अभाज्य अगर गुणनखंड निकालते हैं, 26 का अगर हम अभाज्य और अगर मैं गुणनखंड निकालता हूं, आप देखोगे यहाँ पे 26 लिखेंगे और यहाँ पे आप किससे लगाओगे, कौन सा टेबल से लगाओगे?
आप एक चीज मेरे को बताओ कि 26 जो है ये सम संख्या है। कौन सी है? सम संख्या। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइड होगा, कोई सम संख्या से ही डिवाइड होने वाला है। तो पहला सम संख्या क्या होता है? जब मैं 2 से लगाता हूँ तो ये 13 मल्टीपल में काट देगा। क्या अब ये 13 जो है सम संख्या है? नहीं। अब ये विषम संख्या हो गया, तो हम विषम से लगा देंगे। हम किस संख्या से लगाएंगे? विषम से लगाएंगे। यह क्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि वह न आ जाए। तो आइए 26 का जब निकालें तो 2 आया और कितना आया? 13 आया। 2 आया और कितना आया? 13 आया। और अब हम 91 का निकालेंगे। अब हम 91 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो 91 में क्या है? 91 में क्या है? ये भी विषम संख्या है। तो कोई विषम से निकालो, क्या 3 चलेगा? 3 या 9, 1 बच्चा का डिविडेंड। तो इस प्रकार से ये तो पूरा पूरी कट नहीं है, पूरा पूरी कटना चाहिए। तो पूरा पूरी कंप्लीटली 13 बार में कट गया। जितनी बार में कटता है उसमें लिखते हैं रिमाइंडर इसका 0 हो। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे 5 से भी नहीं कट सकता है। 5 से कटने वाला कौन कौन नंबर? या तो 0 रहे या तो 5 रहे, तब ये 5 से कटेगा। 6 से नहीं कटेगा, इवन है। अब हम उसको 7 से निकालेंगे, तो 7 से निकालेंगे तो ये 13 मर्ते में कट गया। कितने मर्ते में कट गया? 13 मर्ते में। फिर 13 से 36 से लगाएंगे तो 1 मर्ते में कट गया। तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पे कितना हो गया? 7 आ गया और कितना आ गया? 13 आ गया। 7 और 13, 7 और 13। तो इस प्रकार से आपके लिए क्या निकला? अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब यहाँ पे जो सवाल ने पूछा, क्या पूछा? सवाल ने पूछा मौसम निकाल। मौसम यानी महत्तम समावर्त। मौसम इसको कहते हैं एचसीएफ। क्या कहते हैं? एचसीएफ। तो यहाँ जो सार्व गुणनखंड जो होगा वही आपका एचसीएफ होगा। सार्व गुणनखंड का मतलब होता है कि दोनों में वो नंबर दिखाई देना चाहिए। तो आप देखोगे जब इसमें 13 है, इसमें 13 है, इसमें 2 है, इसमें 7 है, कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है दोनों में? तो आप बताओगे कि नहीं 13 दिखाई दे रहा है। 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है। 13 दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका जो मसा जो होगा वो कितना होगा? मसा जो होगा वो 13 होगा। यही 13 आपका सार्व गुणनखंड है जो दोनों में आपको दिखाई दे रहा है। यानी सार्व गुणनखंड जो दिख रहा है वही आपका एलसीएम होगा। अब आ जाओ एलसीएम के बारे में बात किया जाए। यानी एलसीएम के बारे में अगर हम बात करते हैं, पहले आपको यह देखना है कि इसमें सब नंबर अलग अलग है। एक तो नंबर मिल रहा है तो पहले इसमें लिखेंगे 2 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 7 आ रहा है। और इसमें जो मिलने वाला जो नंबर है मात्र एक ही को लिखेंगे। अभी जब सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 7 गुना के 14, 7 गुना के 63 कितना होता है? 63 91। 63 कितना होता है? 63 91। सहारा टेबल पर ध्यान देना। 63 91 और इसमें 2 की गुना कर देंगे तो 2 होगा और 9 गुना कितना हो गया? 18। यानी 182। कितना आएगा भाई? 182 आ जाएगा। 182 आ जाएगा जो आपका क्या कहलाएगा? आपका लसक कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। आई होप कि आपको ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मसा को निकाला जाता है और लसा को निकाला जाता है। इसमें अक्सर विद्यार्थी जो है गलती कर बैठते हैं मसा और लसा के चुनाव करने में। तो चलिए आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल क्या कहता है? उन सवालों को लेंगे। अगले सवाल क्या कहता है? उन सवालों को लेते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता है कि 12 15 21। 12 15 और क्या है? 21 है। 12 15 और क्या है? 21 है। इन सवालों को लेते हैं। तो इन सवालों में हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे 12 का। तो 12 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इस प्रकार से, 12 का जब हम इस प्रकार से निकालेंगे तो 2 से निकालेंगे। 2 छक्का कितना हो गया? 12। पूरा 6 बार में काट दिया। जो भागफल होगा यहीं पे भागफल लिखा था। जिसे इस प्रकार से देखिए 12 को हम 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 6 मर्दे में कटेगा। यानी ये जो भागफल होता है भागफल को हम लगते हैं यहाँ पे 2 से ही क्यों लगाए? क्योंकि 2 से इसलिए लगाए कि ये 12 जो है सम संख्या है, इवन नंबर है। तो 2 भी आपका सम संख्या हुआ, इवन नंबर हुआ, इसलिए हम 2 से लगाएंगे। 6 भी यहाँ पे इवन नंबर है, सम संख्या है, तो हम 2 से लगाएंगे। उसी प्रकार से 3 से हम लगाएंगे तो 3 एकम 3। तो इस प्रकार से मेरा जो निकल के आया 12 के लिए जो निकल के आया 2 गुना 3 इस प्रकार से निकल के आया। इसी प्रकार से आप जब देखोगे 15 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 15 का जब हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 15 का जब निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 15 क्या है?
विषम संख्या है, तो हम जब भी भाग लगाएंगे तो सबसे छोटी विषम संख्या यहाँ तो 2 होता है सब में, तो उसके बाद क्या होता है 3 में, तो 3 पचे कितना होता है 15, फिर 5 से लगाएंगे 1 आ गया, तो मेरे को यहाँ पे क्या आया 3 गुना, यहाँ पे मेरे को 3 गुना 5 निकल के आया, 3 गुना क्या निकल गया 5 निकल के आया। उसी प्रकार से 21 का निकालेंगे भाग गुणनखंड, तो 21 के लिए जब हम निकालेंगे यहाँ पे 21 के लिए जब निकालेंगे यहाँ पे तो 30 लगाएंगे, 3 7 21, अब हम 7 से लगा देंगे तो यहाँ पे जो निकल के आ गया 3 गुना कितना आ गया 7। तो इस प्रकार से हमने इन तीनों का भाग गुणनखंड निकाला। अब हम मसर की ओर आते हैं। जब हम मसर की ओर आते हैं, जब हम एससीएफ की ओर आते हैं तो हमको सार गुणनखंड को चेक करना है, तो हमको सार गुणनखंड हो रहा है तो आप मिला लो, तो यहाँ पे 2 है, इसमें कहीं भी 2 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 देखो, यहाँ पे 3 देखो, यहाँ पे 3 आप देखो, तो 3 तो आपको ट्रू में दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ और नहीं मिल रहा है, तो मेरा जो एससीएफ जो बन जाएगा यानी मसर जो बन जाएगा वो आपका 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। उसी प्रकार से जब हम लसर की ओर बात करते हैं, लसर यानी लघुत्तम समावर्तक की ओर बात करते हैं, एलसीएम की ओर जब हम बात करते हैं तो उसका एलसीएम क्या होने वाला है, आप इन चीजों को देखें। एलसीएम में क्या होगा भाई, एलसीएम में क्या होगा, जब मैं इसको और लिखता हूँ तो स्क्वायर के रूप में इसको थोड़ा सा तोड़ दो इस प्रकार से, स्क्वायर के रूप में इस प्रकार से किए, फिर 3 गुना 5 सिंगल सिंगल है, तो जिसकी स्क्वायर है वो पूरी को लिख देंगे, एक बार में लिख देंगे, एक बार में पूरे को लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 3 देखो इसमें मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, 3 भी हम लिख लेंगे, फिर बचा 5 भी है, 5 भी हम लिख लेंगे, और भी जो बचा 7 है वो ले लेंगे, मतलब सबको ले लेंगे, सबको ले लेंगे। तो 2 बार आया है, मैंने दोनों को ले लिया, 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 1 ले लिए, 5 भी देखो इसमें है, 5 भी ले लिए, 7 भी ले लिए। अब इसमें आपको जो गुना करने के बाद आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका आंसर बन जाएगा। तो ये हो गया 4, 4 पचे 20, 20 और 7 दिया 21, 21 और 20, जब गुना करोगे तो 21 गुना 42 कितना हो गया 420 हो गया, कितना हो गया 420। यही जो है इसका एलसीएम जो है आपका निकल गया। अक्सर विद्यार्थी इसी में गलती करते हैं और एग्जाम में गलती करके आ जाते हैं और उसका स्कोर जो है एग्जाम में खड़ जाता है। तो आप चाहते हैं कि 100 में 100 करें, तो बीच में जाना ही नहीं है, बीच में जाना ही नहीं है, शुरू से अंत तक जो है इन चीजों को देखते रहें और कॉपी पर अपना नोट्स जो है तैयार करते रहें और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो बस इससे बाहर कोई सवाल एग्जाम में नहीं आएगा। ये लिख कर रख लो, ऐसा मैं बता रहा हूं, मतलब यही सवाल आने वाला है। चलिए अब मैं आगे सवाल नंबर 3 को लेता हूं। वो सवाल नंबर 3 क्या कहता है, आगे देखिए। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कहता है, सवाल नंबर 3 क्या कहता है 8 9 25, 8 9 25। सवाल नंबर 3 क्या कहता है 8 9 25। अब ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात क्या है कि 8 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड निकालता हूँ, अभाज्य गुणनखंड अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ 8 के लिए, ये जो कि इवन है तो मैं यहाँ पे 2 का यूज करूंगा तो 4 मरतबे में काटेगा। अब यहाँ पे फिर मैं 2 का यूज करूंगा तो 2 मरतबे में काटेगा, यानी भागफल जो हो रहा है वही लिख रहा हूँ, फिर 2 से यूज करेंगे तब 2 इकाई 2। तो हमने जब देखा कि 8 के लिए जो है बाहर जो देख रहे हो इन बाहर वाले चीजों को हम लिख दिए, इन बाहर वाली चीजों को मैं लिख दूंगा। तो इसी प्रकार से जो है 9 के लिए निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 9 के लिए 9 के लिए निकालेंगे तो 9 3 से लगा दीजिए, 3 तिया ही 9, 3 से लगा दीजिए, तो यहाँ पे 3 गुना 3 होगा। उसी प्रकार से 25 के लिए निकालते हैं, तो 25 के लिए अगर हम निकालते हैं 25 के लिए तो 5 से इसको लगा दीजिए, 5 से लगा दीजिए 25 से 25 और 5 का 5। तो आपने क्या लिखा 5 होगा, 5 इसका हाथ गुणनखंड निकल के आया। अब हम आंसर की ओर बढ़ते हैं, तो आंसर क्या होगा, मसा यानी एचसीएफ। सार गुणनखंड को हमको चेक करना है, सार गुणनखंड कौन कौन होते हैं, तो सार गुणनखंड के कौन कौन मिल रहा है, सार गुणनखंड के इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। जब तीनों में कुछ भी नहीं मिलता है तो उसका मसा जो है 1 होता है, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है,
तो उस कंडीशन में जो है इसका एचसीएफ जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो एचसीएफ होगा वो आपका 1 होगा, क्योंकि 1 तीनों में शामिल है जो साल गुणनखंड का काम कर रहा है ना। तो ये इसका एचसीएफ कितना हो गया 1 हो। क्या 1 से कोई गुना करेगा तो फर्क पड़ेगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो 1 से अगर गुना करते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वही होगा गुना करने पर, कुछ भी परिवर्तन इसमें नहीं होगा, इसलिए इसका साल गुणनखंड 1 होगा। यानी एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा? एचसीएफ आपका 1 हो जाएगा। यही आपको इसमें आपने गुना किया था, एचसीएफ आपको कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको एलसीएम यहाँ पे निकाला। अब बारी आया एलसीएम की हो, एलसीएम की बारी आया। अब बारी आया एलसीएम का, तो एलसीएम में क्या देखेंगे कि जो मिलता है उसको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे पहले हम इसको जब थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं तो 2 का ये बन जाएगा, 2 आया है, ये बन जाएगा कितना? 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 5 का स्क्वायर बनेगा। बस पूरा को सजा के लिख दो, 2 का 3 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर। अब इसको जब गुणा करेंगे तो ये कितना बना देगा? 8 बना देगा। कितना बना देगा? 8 बना देगा। कितना बना देगा? 9 बना देगा। कितना बना देगा? 25। तो 25 8 कितना होता है? 200। 25 8 कितना होता है? 200। आपने देखा 200 की गुना 9 से कर देंगे कितना हो जाएगा? 1800। कितना बना देगा? 1800। तो इसका जो एलसीएम निकल गया वो कितना हो गया? 1800 एलसीएम हो गया। तो हमने आपको एलसीएम सिखाया अभाज्य गुणनखंड विधि से, और हमने आपको एलसीएम भी सिखाया। यानी यही सवाल जो है एग्जाम्स में बनते हैं। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या करता है? सवाल नंबर 4 क्या कहता है? 6 और 20, 6 और 20। तो निकालिए। 6 का पहले निकालेंगे, 6 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 6 का जब हम निकालेंगे तो 2 का यूज करेंगे, क्योंकि 6 इवन संख्या है, तो 2 से लगाएंगे तो 3 बदले में काटेगा, और हम 3 से ही डायरेक्टली लगा देंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम 20 करेंगे। 6 को जब हमने देखा था 2 और 3 आ गया। ठीक है, अब हम 20 के लिए लगाएंगे, फिर 2 का यूज करेंगे। 2 कौन कौन नंबर को काट सकता है? तो 2 को काट सकता है, 4 को काट सकता है, 6 को काट सकता है, 8 को काट सकता है, 10 को काट सकता है, 20 को भी काट सकता है। तो 2 से यूज करेंगे तो 10 मरते में काट देगा, फिर 2 से यूज करेंगे तो 5 मरते में काट देगा, और डायरेक्टली हम 5 का यूज कर देंगे। आइए देखते हैं। तो 20 के लिए क्या है? 20 के लिए क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो 20 के लिए क्या? 2 2 और 5, 2 2 और 5। मैंने 20 के लिए निकाल लिया। अब हम निकालेंगे क्या? मासा। देखते हैं कौन कौन से साल गुणनखंड होता है। साल गुणनखंड होता है तो देखिए ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, तो एक तो ये बन रहा है, एक तो ये 2 बन रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो यही आपका क्या हो गया? एलसीएम। अगर हम लसर की बात करते हैं, अगर हम लसर की बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं, तो पहले आप गौर से देखो, इसको थोड़ा सा और तोड़ सकते हैं। 2 का स्क्वायर और गुना 5। तो इन दोनों में देखो, गौर से देखो, इस सीरीज में दोनों में बड़ा जो रहेगा ना उसको पकड़ लेंगे, और 2 का स्क्वायर को ले लेंगे, 2 का स्क्वायर को ले लेंगे, उसके बाद ये छोटा बच गया उसको ले लेंगे, उसके बाद एक और इसमें नया बच गया उसको ले लेंगे। अभी कितना होगा? 4। ये कितना बनेगा? 4 4 5 20, इसलिए कितना हो गया? 20 किया 60 हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो एलसीएम जो निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 60 है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? बोलिए। अगर समझ में आ रहा होगा तो कम से कम एक गुणदक्षिणा के रूप में, एक गुणदक्षिणा के रूप में अपने दोस्तों यारों के पास अवश्य इसका विस्तार करें, जिससे कि उनको भी 2026 के बिहार बोर्ड में इस प्रकार का एडवांटेज यानी लाभ जो है उनको भी मिले, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूं, है ना। बाकी शेयर करना या ना शेयर करना ये तो आपकी मर्जी है ना, क्योंकि बगैर आपकी मर्जी से तो मैं नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं। आप हैं तो हम हैं, है ना। आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमें मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर कितना? 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 6 72 और 120। 6 72, 622 और 120। तो यहां पे निकालेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड।
सिक्स का निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 6 का निकाला है तो 2 का यूज करेंगे, 2 का यूज करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे तो 2 की कितना हो गया 6। अब 3 से लगाएंगे तो हमने क्या देखा कि इसका आपका 2 गुना 3 आ गया, 2 गुना 3 आ गया। उसी प्रकार से 72 का निकालेंगे, उसी प्रकार से 72 का निकालेंगे, 72 के लिए निकालेंगे, 72 के लिए निकालेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे निकाल लेते हैं, 2 का यूज करते हैं, 36 मरतबे में काट देगा बिल्कुल 72 को, फिर 2 का इस्तेमाल करेंगे तो 18 मरतबे में काट देगा, फिर 2 का इस्तेमाल करेंगे तो 9 मरतबे में काटेगा। अब 2 से नहीं लगा है, अब हम 3 से लगाएंगे, 3 से 3 किया 9 और 3 निकाले 3। मैंने क्या बोला था कि 1 आ जाएगा तो लगाना बंद कर देंगे। इसी प्रकार से जब इसको लगाए तो बाहर के में आया 2 3 बार आया है और 3 जो है 2 बार आया है, ठीक है। उसके बाद 120 है, 120 है, इसका निकालेंगे, 120 है, इसका निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड तो 120 का जब हम यहाँ निकालेंगे, 120 का निकालेंगे यहाँ पे, 120 का निकालेंगे 2 से तो ये लास्ट में 0 है, यानी आपको 2 से लग जाएगा, है ना, 2 से लग जाएगा, यानी 60 मरतबे में काट देगा 120 को, भागफल आपका 60 है। फिर 2 से लगाएंगे तो 30 मरतबे में काट देगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 15 मरतबे में काट देगा। अब 2 से नहीं लगने वाला है, अब यहाँ पे आप 3 से लगा सकते हैं, 3 पर 15, फिर आप लास्ट में 5 से लगा सकते हैं तो ये काट गया। तो जब मैं 120 के लिए निकाला था 2 जो है इस प्रकार से 3 बार आया, 3 एक बार आया, 5 एक बार आया। तो चलिए मैंने अब यहाँ से हम प्रयास करते हैं मासा निकालने के लिए। तो मासा यानी एचसीएफ, देखो सार गुणनखंड को चेक करो कौन कौन से मिल रहा है। तो आपने देखा कि 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, बाकी ऊपर 3 है, तो ये 3 भी मिल रहा है, एक 3 भी मिल रहा है और एक 3 भी मिल रहा है। तो इन तीनों में सार गुणनखंड जो है जो मिला है हम वहां पे लिख रहे हैं कि 2 एक पहले मिला, फिर उसके बाद 3 मिला, तो यहाँ पे एचसीएफ आपका कितना हो गया, एचसीएफ आपका 6 हो गया। आइए दशक के बारे में बात करते हैं, यानी एलसीएम के बारे में जब हम बात करते हैं तो अब जब एलसीएम के बारे में जब बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा इन चीजों का, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ के करो, देखो क्यूब के रूप में करो, कोई 2 जीरो है तो यहाँ पे ऐसे पावर के रूप में इसको हमने तोड़ा, इस प्रकार से पावर के रूप में हमने तोड़ा, यहाँ पे पावर के रूप में तोड़ेंगे, यहाँ पे पावर के रूप में तोड़ेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 मिनट गौर से देखो, 2 मिनट गौर से देखो, 2 पर पावर क्यू की बड़ा है तो 2 पर पावर क्यू पहले ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद अब क्या देख रहे हो, 3 वाला में देखो गौर से, यहाँ पे 3 यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 3 है, तो जो बनता है इन तीनों में इसको हम पकड़ लेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद बच रहा है क्या, उसके बाद बच रहा है 5, तो यहाँ पे 5 बच रहा है और कहीं भी नहीं है 5, फिर भी 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो 2 की संख्या 3 है का मतलब कितना हो गया 8, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और ये 5 हो गया, तो 8 5 40 और 40 गुना 9 से करेंगे तो 9 4 36, यानी आपका जो आ गया यहाँ पे कितना 360, तो आपका एलसीएम जो है 360 आ गया। इस प्रकार से आप करेंगे तो कभी भी मासा और दशा निकालने में गलती नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, है ना। तो सर क्या मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड सिखा दिया, उससे अभाज्य गुणनखंड सिखा दिया और मैंने उससे मासा और दशा निकालना भी सिखा दिया, क्या कुछ और भी सवाल इस चैप्टर में, आज डे 2 में वास्तविक संख्या का जो चैप्टर है उसमें कुछ और भी सवाल बन सकता है? बताइए, जल्दी बताइए, क्या बन सकता है सवाल? बिल्कुल हाँ, एक टाइप और बन सकता है। वो क्या टाइप हो सकता है, बोलिए जल्दी से बोलिए, एक क्या टाइप हो सकता है? तो मैं उस टाइप को ले रहा हूं, अब मैं इन चीजों को हटा रहा हूं यहाँ से और वो नए जो सवाल हैं, जो क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सवाल को मैं ले रहा हूं। तो आइए देखते हैं। आज की बात सवाल नंबर जो है 6 है, तो सवाल नंबर 6 जरा देखिए, 5 और 6 हो गया। सवाल नंबर 6 जरा आप देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 6 देखिए आप ध्यान से। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 यानी 404 का मसा निकाले, ठीक है, इसमें केवल मसा दिया, फिर इनका लसर निकाले, फिर इनका क्या निकाले, लसर निकाले। तो ये चीज है, तो अगर देखा जाए तो वही चीज है, अगर देखा जाए तो वही चीज है। तो क्या इन चीजों को मैं दूसरे प्रकार से भी कर सकता हूं? आपको याद होगा, ये तो मैं सिखा दिया। अगर बाय द हमको और कुछ निकालना है तो हम क्या, कुछ और कंसेप्ट है इसके लिए, जरा कंसेप्ट की ओर बात करते हैं। कंसेप्ट की ओर जब हम बात करते हैं तो आप समझे होंगे कि मसा गुना
लसा बराबर आप जानते होंगे संख्याओं का गुणनफल, आपको पहले से पता होगा, ये चीज आपको पहले से बिल्कुल पता होगा। आज हम जो लास्ट सवाल 6 नंबर है इसी के माध्यम से हम करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर इस प्रकार का दे सवाल तो हम उस सवाल को आसानी से क्या कर लेंगे, बना लेंगे। तो सवाल नंबर जो है 6 है, आज 6 जो बनाने वाले हैं इसी के माध्यम से बनाएंगे। तो क्या दे रखा है, 96 दे रखा है और 404 दे रखा है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम मौसा निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 संख्या दिया है और इसका आंसर क्या आता है, इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। 96, तो हम यहाँ भी वही काम करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कितना का निकालेंगे, 96 का निकालेंगे, 2 से निकालेंगे क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, सम संख्या है, इसलिए 2 का ही इस्तेमाल करेंगे। 4 से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे प्रारंभिक संख्या है 2, इसलिए हमें 2 लगा रहा हूँ। तो 2 चौको 8 और 2 8 कितना होगा, 16। यानी ये 48 कैसे आया, 96 को 2 से भाग देंगे तो 2 चौको 8, 1 और 6, 2 8 कितना हो गया, 16। यानी ये जो आ रहा है भागफल, यही चीज यहाँ पे हम बार बार लिख रहे हैं। फिर 2 का यूज करेंगे तो 24 बार निकालेगा, फिर 2 का यूज करेंगे तो 12 मर्द निकालेगा, फिर 2 का इस्तेमाल करेंगे तो 6 मर्द निकालेगा, फिर 2 का इस्तेमाल करेंगे 3 मर्द, और लास्ट में हम 1 का इस्तेमाल करेंगे, 3 का इस्तेमाल करेंगे तो 1 आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं आगे एक और देखिए, जब हम इस्तेमाल किए यूज किए 96 का अभाज्य गुणनखंड, वो आया कितना, लिख देंगे केवल 1 2 3 4 5, 2 के वो आया, 5 आया, 3 अकेला है, ठीक है। अब उसी प्रकार से जो है 404 के लिए निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 404 का जब हम निकालेंगे 2 का इस्तेमाल करेंगे, 2 गुना 4 0, 2 गुना 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 का 2 0 1। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, क्या 101 किसी में आता है, 101 जो का क्यों है, तो मैं लास्ट में 101 से ही लगा देता हूँ। तो आपने देखा कि 2 गुना 2 गुना 101, 2 गुना 2 गुना क्या लिखिए, 101। अब हम मसक के बारे में जब बात करते हैं, मसक के बारे में जब बात करते हैं, रियसियत के बारे में जब बात करते हैं, तो 60 गुणनखंड को देखेंगे कि ये 2 मिल रहा है, आगे देखिए ये 2 मिल रहा है, या और कुछ मिलता है इसके अलावा, आगे 2 2 2 है, 3 भी है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो आपका जो है 80 कितना हो गया, 4 हो गया। चलो ये तो ठीक है, ये तो माना है। अब इसकी सहायता से हमको लसा निकालना है, तो बस लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला क्या है, मसा गुना लसा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणन। मसा गुना लसा बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणन। तो मसा और लसा कितना, मसा कितना है 4, लसा हमको निकालना है, लसा हमको निकालना नहीं पता, संख्या तो दे दिया, संख्या का गुणन, गुणन संख्या दिया, क्या दिया, संख्या 96 और 404, तो हमको यहाँ से निकालना है लस, वहां से क्या निकालना है लस। तो क्या ये लसा अगर हम निकालते हैं, अगर हम लघुत्तम सहवर्ती निकालते हैं तो 96 गुना 404 भाग ये 4 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अगर आप काटते हो, अगर आप काटते हो तो कितने मर्तबे कटता है, कितने मर्तबे कटता है, 4 चौको 16, 4 चौको 16, नहीं गलती हो गया ना, 4 गुना 8 और 4 चौको 16, ये कट गया। अब आप 404 को 24 से आप गुना कर सकते हो, 404 को किससे गुना करोगे, 24 से, फिर गुना करना है, 4 चौको 16 हो जाएगा, ये 4 चौको 16 बना देगा, ये बना देगा 8, ये बना देगा 9, ये बना देगा 8 और 6 9 6 9, 96 96 आपका आया, 96 आया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको नया तरीका यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट में दिया, जिससे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो आप इस प्रकार के सवाल इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यही मैं आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, है ना। एक बार फिर मैं लास्ट में बोलता हूँ कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, लेकिन इसका फल क्या होता है, बहुत मीठा होता है। तो मैंने पूरे सेशन में आपको मैं आज वास्तविक संख्या पर इस प्रकार के सवाल अभाज्य बहुपद पर मैंने आपको सिखाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे के सारे चीज समझ में बेहतर ढंग से आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समझना पड़ता है कौन सा सवाल आ रहा है, कौन सा सवाल नहीं आ रहा है। उन सभी क्वेश्चन को देखते हुए मैं आपको 1-2 दिन गैप करके मैं आपको मैथ का इस प्रकार का वीडियो जो है आपके सामने पहुंचा रहा हूं, तो उसको देखना ना भूलें। दोस्तों, यारों, ग्रुपों, जो भी है आपके इर्द गिर्द, आपके मित्रगण या स्कूल वगैरह पढ़ने जाते हैं, उन सभी को बता दीजिए।
जिससे कि इस प्रकार का उनको बहुत से बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल सके। तो कैसा लगा, है ना, कैसा लगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसी आपकी मर्जी है। तो ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।